नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि देश का एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो इन दिनों खड़ा हो रहा है, जो ये सोच रहा है कि देश को कैसे नीचे खींचा जाए, देश की जो व्यवस्था है, देश की जो तरक्की हुई है उसको दोबारा नीचे कैसे लाया जाए और किस तरह नरेंद्र मोदी जी को धमकियां दी जा रही हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि 3 दिनों से ईडी जो है वो राहुल गांधी जी से पूछताछ कर रही है। लगभग 21 घंटे उन्होंने पूछताछ की, जिसके बाद ये कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर आए। सड़कों पर तो ये उतरे ही, पर इसके साथ साथ उन्होंने आग जलाई, प्रदर्शन किया और बहुत सी ऐसी गतिविधियां की जिससे उन्हें ही नुकसान होगा, बाकी किसी को नहीं। ऐसा करने से उनकी ही इज्जत खत्म होगी भारत की जनता के बीच में, उनकी ही जो आबरू है, जो इज्जत है वो दांव पे लगेगी। ऐसा करने से कोई भी इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि दुनिया की नजरों में, लोगों की नजरों में वो गिरता ही चला जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि धमकी कौन दे रहा है नरेंद्र मोदी जी को। वो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के एक अच्छे खासे नेता हैं। उन्होंने भाषण दिया जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को धमकी दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की मौत कुत्ते की तरह होगी, वो कुत्ते की मौत मरेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस बात पर भी मुझे 1-2 नोटिस आ सकते हैं, पर मैं जेल जाने से नहीं डरता, नोटिस से नहीं डरता। तो इन्हें इस चीज का भी कोई डर नहीं है कि इन्हें भी नोटिस आ सकता है, इन्हें जेल जाना पड़ सकता है। पर इनके अंदर ये डर होना चाहिए कि इनकी इस गलती का भुगतान इनके साथ साथ इनके परिवार वालों को भी करना पड़ सकता है। इनके परिवार वालों को भी इस चीज का भुगतान करना पड़ सकता है। इनके परिवार वालों को भी दुखी होना पड़ सकता है। अब इन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि बुलडोजर चल रहा है, किन पर चल रहा है, पर इन्हें इस चीज से दुख जरूर है। कुछ लोगों को इस चीज से दुख है कि बुलडोजर चल रहा है, घर गिराया जा रहा है। घर तो गिराया जा रहा है, पर जो लोग देश गिरा रहे हैं उनका क्या? अभी तो सिर्फ घर गिरा है, पर जो लोग देश गिरा रहे हैं उनका बहुत कुछ गिर सकता है। तो इन लोगों के अंदर जरा भी खौफ नहीं है कि इनके पास नोटिस आएगा, ये जेल जा सकते हैं। अगर होता तो ऐसा नहीं बोलते। इसीलिए जरूरत है बुलडोजर के चलने की। इन्हें तभी समझ आएगा जब इनके सर पर, इनके परिवार के सर पर छत भी नहीं बचेगी। इन्हें तभी समझ आएगा। अब इन्होंने क्या सोच बना रखी है, घर में 10-10, 15-15 लोग हैं। इन्होंने सोच बना रखी है कि 15 में से अगर एक जेल चला जाता है तो उसका खाना पीना तो वही होगा, बाकी 14 का ही खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। एक बंदे का, एक व्यक्ति का खाना पीना और खर्चा हमारे घर में कम हो जाएगा। अभी इन्होंने ये सोच बना रखी है, पर इनके मन में इस चीज का डर बिठाना बहुत जरूरी है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना कितना गंभीर है और कितनी समस्याओं को इन्हें झेलना पड़ सकता है। इन्हें ही नहीं बल्कि इनके परिवार को भी झेलना पड़ सकता है। इसके बाद एक अच्छी खबर जो सामने आई है वो है हरिद्वार के जो साधु संत हैं उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया है और चिंता जताई है, क्योंकि नुपुर शर्मा को जिस तरह सर धड़ से अलग करने की, सर कलम करने की धमकियां मिल रही हैं, रेप की धमकियां मिल रही हैं, तो उन्होंने इस हिंदू बेटों को लेकर एक चिंता जताई है और इसके समर्थन में भी उतरे हैं। उनकी चिंता जायज है। अब इस देश को एकजुट होने की आवश्यकता है। इसके अलावा ये जो लोग हैं, बाकी लोग हैं, ये कैसे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। इसमें एक टीवी डिबेट के दौरान मैंने कुछ देखा था। मैंने देखा कि कुछ जो मुसलमान थे वो सामने आए और उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं, हम अच्छे मुसलमान हैं। तो फिर जब अच्छे मुसलमान हैं तो इन जो बेकार मुसलमान हैं जिन्होंने हिंसा फैलाई है, उनके पोस्टर छापने की या पोस्टर लगाने की पुलिस को जरूरत ही क्यों पड़ रही है? उनकी पूछताछ करने की, उन्हें ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जो अच्छे मुस्लिम हैं, मोहल्लों में रहते हैं, वो बता सकते हैं कि जी हम जानते हैं इसको, ये यहाँ रहता है, पर कोई भी अभी तक सामने नहीं आया है। इसके अलावा अगर बुलडोजर इंडिया में एक जगह चल जाए तो पूरे इंडिया में आग फैल जाती है। पूरे इंडिया के जो विरोधी लोग हैं उनमें आपत्ति आ जाती है, पूरे इंडिया में तमाशा हो जाता है।
वैसा ही कुछ हुआ हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई के पास गए और उन्होंने कहा कि आप इसमें कूद पड़िए क्योंकि यहाँ पर मानवाधिकार का भयंकर हनन हो रहा है, इसको रोकिए। तो इनसे पूछा जाए, इनसे कोई पूछे कि जब पेट्रोल बम और पत्थर चलाए जा रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे, पेट्रोल बम चलाए जा रहे थे, तब ये कहाँ गए थे? तब क्यों सीजेआई के पास नहीं गए? जब कृषि कानून को लेकर एक रिपोर्ट जारी की और उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, तब ये लोग कहाँ गए थे? तब सीजेआई के पास नहीं गए। इसके अलावा व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए जा रहे हैं, फंडिंग की जा रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग की जा रही है, पर तब भी कोई भी सामने नहीं आया। और जब पुलिस अपना काम कर रही है तो पुलिस को रोकने के लिए ये सीजेआई के पास जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पास है, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। अगर इनके पास होता तो जाइए थाने में बैठिए और कानून व्यवस्था को संभालिए। बट ये अच्छी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो फॉर्मेलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर, वो पुलिस के पास है, ना कि सीजेआई के पास, ना कि इन बाकी जजेस के पास। अब आप देखिए कि जो ये ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, क्यों भाई पुलिस वालों का क्यों कोई ह्यूमन राइट्स है ही नहीं? उनका परिवार नहीं है, उनके बीवी बच्चे नहीं हैं, या उनके माँ बाप नहीं हैं? उनके माँ बाप भी ये सोचते होंगे कि हमारे बेटे की जुम्मे की नमाज के बाद देख रेख के लिए ड्यूटी लगी है, वो ठीक ठाक आ जाएगा या अपना हाथ तोड़वा के आएगा या सर फुड़वा के आएगा। उनके मन में अपने बच्चे की फिक्र नहीं होती, उनके ह्यूमन राइट्स नहीं है। खैर, इसके बाद वो लड़की जो कह रही है उसे जुडिशरी पर विश्वास ही नहीं है। जिसको आप पर विश्वास ही नहीं है, आप उसके लिए खड़े हो रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए खड़े हो रहे हैं, उसके घर के लिए खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये सारा जो माहौल है वो किसका बनाया हुआ है? वो है जो बाहरी देश हैं उनका बनाया हुआ है। क्योंकि जिस गति से अभी, जिस तेजी से भारत देश तरक्की कर रहा है, तो ये सब यही सोच रहे हैं कि भारत बहुत देशों को पीछे छोड़ देगा और बहुत देशों से आगे भी निकल जाएगा। इसी खौफ के साथ उन्होंने सोचा कि हम इनके देश में ही गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकते हैं, गृह युद्ध की स्थिति बना सकते हैं, क्योंकि हमें मुद्दा तो मिल ही गया है। हम हिंदू और मुसलमान दोनों को आपस में भिड़वा सकते हैं, आपस में लड़वा सकते हैं। अब जो ममता बनर्जी हैं वो ये सोचती हैं कि मैं ही लीडर हूँ, वो हमेशा लीडरशिप के लिए खड़ी रहती हैं। वो सोचती हैं कि अपोजिशन की लीडर वही है, और इसी के चलते उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई जिसमें उन्हें बोलना था कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन खड़ा हो रहा है। पर वहाँ पर ना तो टीआरएस पहुंची, ना ही आम आदमी पार्टी पहुंची। ये दोनों ही पार्टियां वहाँ पर नहीं गई। इसके अलावा तो ममता क्या प्रयास कर रही हैं कि वही नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करेंगी, उनके खिलाफ वही खड़ी होंगी, वही उन्हें चैलेंज करेंगी। और वो सोच रही हैं कि इसका फ़ायदा 2024 में उठाया जा सकता है। पर फ़ायदा उठाएगा कौन, ये तो तय कीजिए कि किसको फ़ायदा उठाना है। जब ये तय होगा तभी तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। पर इसके अलावा जो बंगाल से वीडियो सामने आ रहे हैं, हिंसक वीडियो सामने आ रहे हैं, वहाँ पे हिंसा हो रही है, मारामारी हो रही है, तो उन्हें दिखाया नहीं जा रहा कि माहौल ख़राब होगा। उन्हें इस चीज़ के डर से दिखाया नहीं जा रहा कि देश का माहौल ख़राब होगा। पर ख़राब नहीं करना है, देश का ही नहीं बल्कि वहाँ का भी माहौल सही करना है। तो केसीआर ने क्या कहा है? केसीआर ने कहा है कि वो अपनी नेशनल पार्टी खुद बनाएंगे। और ये किसके मित्र हैं? ये मित्र हैं असदुद्दीन ओवैसी के, जो आए दिन सुर्खियों में रहता है, आए दिन चर्चा में रहता है। तो क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी सरकार बना सकता है? नहीं, वो कभी नहीं बना सकता। कोई भी अच्छा व्यक्ति उसको वोट देगा ही नहीं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो देश का माहौल खराब करते हैं। इसके अलावा जो तौकीर रजा है उसने कहा है कि फिर से शुक्रवार को एक मीटिंग की जाएगी। लो जी, फिर से आ गया जुम्मा और इसी में एक नई मीटिंग की जाएगी। अब उसका क्या मुनाफा होगा, क्या घाटा होगा, ये तो तभी पता चलेगा। पर ये जो राजनीति देश में चल रही है, आम आदमी को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी राजनेता का बच्चा, किसी भी राजनेता का परिवार से कोई दूसरा व्यक्ति जेल नहीं जाता।
जेल जाता है तो आम जनता के बच्चे, आम जनता, क्योंकि ये लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं और आम जनता को आगे कर देते हैं। यही चल रहा है देश में और देश का माहौल खराब किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो, नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।